बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, ईद से पहले हम लोग इरैक मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके गए थे और हमने ये बात समझने की कोशिश की थी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। इरैक मेथड को हमने अंडरस्टैंड किया था कि ये किस चीज़ को एब्रीविएट कर रहा है, तो हमें पता चला कि आई स्टैंड फॉर इशू एंड आर रूल्स एंड ए एप्लीकेशन एंड सी कंक्लूजन। यानी जब हम किसी सवाल का आंसर ड्राफ्ट करने लगे तो हमने ऐसे सोचना है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहाँ से हमें हेल्प मिलेगी कि हम क्या लिख पाएंगे, इशू लिख पाएंगे। ठीक है ना। यानी आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीगल इशू प्रेजेंटेड इन सिनेरियो, यहां से आगाज होगा ऑब्वियसली। फिर हमें लीगल इशू समझ आ गया। अगर लीगल इशू समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें बात भी समझ आ रही कि किस लॉ, किस सेक्शन के किस प्रोविजन से रिलेट करता है, यानी कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा यहां पर। स्टेट द लीगल प्रोविजन दैट अप्लाइज टू द इशू। और इन दो बातों को जब हम समझ रहे थे तो हमने कहा कि यार हमने कोशिश करनी है कि इन दोनों बातों को लिखते हुए जेनेरिक रहना है, स्पेसिफिक टू द सिनेरियो बात नहीं करनी है। जो सिनेरियो में लोगों के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, सिचुएशन इस्तेमाल हो रही है, हमने कोशिश करनी है हम उसका जिक्र ना करें। कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर हो रहा होगा। फिर हम तीसरे स्टेप पर पहुंचे और हमने कहा अब हमने इस रूल को अप्लाई करना है अपने सिनेरियो के ऊपर। अब हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उन लोगों के नाम इस्तेमाल करें, उन चीज़ों के नाम इस्तेमाल करें, अगर कोई डेट्स लिखी हुई हैं तो इसका इस्तेमाल करें, ताकि ये बात अब ऐसे ना लग रही हो कि ये एक जेनेरिक बात हो रही है, बल्कि पता चल रहा हो ये इस सिचुएशन की बात हो रही है। इस सिचुएशन पर डिस्कस हाउ द लीगल प्रोविजन रिलेट टू द सिनेरियो। अब यहां डिस्कशन कितनी करनी है ये सब डिपेंड कर रहा है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। या सिनेरियो डिजाइन करते हुए दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। एक है एग्जामिनर ने ओपन सिनेरियो रखा हुआ है, यानी उसने ना जो जाहिर है लीगल प्रोविजन तो बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ जुड़ी हुई है ना, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हम फ्लो चार्ट्स बना बना के लीगल प्रोविजन को समझने की कोशिश करें, लेकिन बात दफा एग्जामिनर ने ना वो जो वेरिएबल्स है ना वो डिफाइन नहीं किए हुए, ओपन बात छोड़ी हुई है। मसलन माइनर के केस में हम बात करते हैं, हमने कहा अगर माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करें तो सिनेरियो और है, और अगर नेसेसिटी सप्लाई ना करें तो सिनेरियो और है। अब फर्ज करें एग्जामिनर ने एक सिनेरियो ड्रॉ किया और उसने खुद ही बता दिया कि दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो अब हमें इस तरफ बात ले जाने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये नेसेसिटीज ना होती तो क्या करते। लेकिन एग्जामिनर ने कहा यार ये चीज माइनर को सप्लाई हुई है, ये नहीं बताया कि ये नेसेसिटी है या नहीं है। तो अब हम दोनों साइड डिस्कस करेंगे। अगर नेसेसिटीज होती तो ये होगा और अगर नहीं है तो ये होगा। रेस्टिट्यूशन, यार अगर माइनर से रेस्टिट्यूशन ऑफ कैश है तो ये रूल लगेगा, और अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ गुड्स है तो फिर ये रूल लगेगा। लेकिन अगर सिनेरियो में पता नहीं चल रहा कि कैश की बात हो रही है कि गुड्स की बात हो रही है तो फिर दोनों बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाली बात भी डिपेंड करेगी कि हमारे पास अवेलेबल मार्क्स कितने हैं। ठीक है ना। अगर तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर कोई बात नहीं, फिर आप एक एंगल भी डिस्कस कर देंगे तो ऑब्वियसली इसको एलोकेटेड टाइम इतना ही है। लेकिन आमतौर पर जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप पास पेपर में एग्जामिनर के कमेंट, एग्जामिनर के सॉल्यूशंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर की ख्वाहिश है कि हम दोनों रुख बात कर लें, ये बात भी कर लें, ये बात भी कर लें। कब? जब ओपन एंडेड सिनेरियो आ रहा है। और अगर क्लोज एंडेड आ रहा है फिर तो ऑब्वियसली उसने डिफाइन किया हुआ ये सिचुएशन है, हम उस सिचुएशन का जवाब दे रहे हैं। इसी तरह कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए भी हमारी बात दफा राय मुख्तलिफ हो सकती है। हम एक ही वक्त में दो कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये बात है तो फिर ये फैसला आएगा, और अगर ये बात है तो फिर ये फैसला आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बात भी हम कहां डिस्कस कर रहे होंगे? ओपन एंडेड सिचुएशन में, कि जब बात बिल्कुल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर सारी बातें वेल डिफाइंड हैं तो हमारा कंक्लूजन भी वेल डिफाइंड हो सकता है। लेकिन आमतौर पर
जब एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि वो नॉर्मली ओपन एंडेड ही होगा, ताकि दोनों तरफ, दोनों बात के दोनों रुख जो है वो डिस्कशन में लाए जा सकें। जाहिर है एग्जामिनर आपसे एग्जामिन करने के लिए, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए बातें कर रहा है ना। ये सारी बातें हमने समझी। फिर हमने ये बात भी समझी कि अगर मार्क्स कम होंगे तो कैसे हम एडजस्ट कर देंगे। फिर हमने एक सिनेरियो पास पेपर के क्वेश्चन का लिया और इसको हमने रीड करना सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि यार गिवन क्वेश्चन में हमने अ लिटिल बिट टाइम इन्वेस्ट करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और वो बाकी सिनेरियो तो जाहिर है डिस्कस करना ही करना है, वो तो आप अंडरलाइन भी कर रहे हैं, आपको पता भी चले क्या हुआ। लेकिन जब रिक्वायरमेंट शुरू हुई तो आपने वहां आराम से, सुकून से पहले आइडेंटिफाई किया एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। जैसे यहां हमने कहा कि डिस्कस वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम श्वेब, और हमने लास्ट टाइम ये सिनेरियो क्लास में डिस्कस जब किया तो आपने देखा कि आप में से मेजॉरिटी 99% स्टूडेंट और एजाज मुंसिफ वाली बात को ट्रेस नहीं कर पाए थे। आपको सिर्फ यही लगा कि माइनर की सिचुएशन है और वो माइनर की बात पूछ रहा है। इसका मतलब है हमें जरा क्वेश्चन को, जितना बेटर क्वेश्चन को आप रीड करेंगे फिर ही आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए ये वाली बात, इस हैबिट को डेवलप करना है। फिर हमने ये भी देखा कि अच्छा यार जब सिनेरियो आएगा तो हमने एक जहन में एक हल्का सा, ये अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन को इतनी पावर दी हुई है कि जितनी बातें हम यहाँ बता रहे हैं ये 30 सेकंड में सारे काम हो जाएंगे, कि पहले थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि अच्छा क्या बात हो रही है, क्या थी, मोटी मोटी बातें आपके जहन में आएंगी। ये नहीं कि यहाँ जितना टाइम हम क्लास में लगा रहे हैं ऐसे होगा, नहीं, ये 30 सेकेंड्स के अंदर ये सारा प्रोसेसर आपका प्रोसेसिंग करके आपको बता देगा। फिर आप ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा यार क्या बात मैंने करनी है और कैसे मैंने लेकर चलना है। फिर साथ ही मैंने भी बताया कि यार ये हेडिंग्स नहीं लगानी कि ये इशू है, ये रूल है, ये एप्लीकेशन है, हेडिंग नहीं लगानी, बल्कि इसको पैराग्राफ की टेक्निक्स यूज करनी है। और पैराग्राफ माइट बी 1.5 लाइन, ठीक है ना। हमने पहले पैराग्राफ में यहां आपको समझाने के लिए, आपको ब्रेन को लिंक करने के लिए लिखा इशू, रूल्स, ये भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपने बस ऐसे लिखना शुरू किया। क्या बात लिखी हुई है जी? द इशू इन दिस सिनेरियो इज वेदर द सेलर ऑफ गुड्स अदर देन necessities of life to minor can recover his payment from minor or his parents। लेकिन जो बच्चा केयरफुल रीडिंग नहीं करके गया होगा वो और हिज पेरेंट वाली बात नहीं लिख पा रहा होगा। फिर हमने रूल लिखा। अच्छा, रूल लिखने के लिए ना एक्सटेंडेड जुमला आपने याद कर लेना, ऐसे ही एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बल्कि यहां कॉमा लगाना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद यहां कॉमा लगना चाहिए, और फिर 1870। ये लाइन आपकी जब भी आपने कहीं रूल लिखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, हमेशा यही रिप्रोड्यूस कर देनी। एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। फिर एक ये भी देखना, हमने आगे चलेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, बाद दफा हम ना एक मोटा उसूल लिखते हैं और फिर उसकी कोई एक्सेप्शन होती है, ठीक है ना। अब यहां इस सिचुएशन में मोटा रूल क्या है? एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। फिर इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाली एक्सेप्शन है, बाकी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इफ माइनर ऑब्टेन सम प्रॉपर्टी द कोर्ट में डायरेक्ट द माइनर टू रेस्टोर द प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन। और फिर हमने इसका एनालिसिस किया। यहां आप देखें ये दोनों बातें जेनेरिक रहीं, यहां शुएब का कोई जिक्र नहीं आया, यहां माइनर की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जैसे ही हम एनालिसिस पे पहुंचे तो फौरन से हमने जिसके नाम अवेलेबल थे, उसके फादर का नाम अवेलेबल था वो इस्तेमाल किया, अगर सेलर का नाम अवेलेबल होता हम उसका भी इस्तेमाल करते, या वो किसी कंपनी का नाम होता उसको इस्तेमाल करते, ताकि लगे कि अब हम बिल्कुल स्पेसिफिक टू द सिनेरियो बात कर रहे हैं। ऐसे हमने ये सारा काम किया और आई होप कि आपने इसे घर जाकर लिख कर नहीं देखा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखा? नहीं देखा, लेकिन आज जरूर देख लें, ठीक है ना। आज जरूर देख लें, क्योंकि मैंने तो आपको कह के भेजा था ना कि छुट्टियों में आपने कोई पढ़ना वढ़ना कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कोई लेक्चर मेरे से रिलेटेड कोई लेक्चर आपको नहीं आया था, ठीक है ना।
तो कोई बात नहीं, अब पढ़ ले भाई, अब आगे ना वापस। तो जो एंजॉय करने का टाइम था उस टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब पढ़ने का टाइम शुरू हुआ तो अब पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। यही असल में डिसिप्लिन्ड लाइफ का यही फायदा है कि पढ़ने के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, और जब भी कभी, अभी हमारे सेशन में इंशाल्लाह ताला फिर ईद आएगी एक और, जब भी आपको ऐसे ही कह के भेजेंगे, हालांकि एग्जाम के बिल्कुल करीब आ चुके होंगे कि नहीं यार घर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, याशी करें, लेकिन आकर पढ़ लें। अच्छा जनाब, अब आपने आज से जो है ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देना है। गुफ्तगू क्या हो रही थी जी? नहीं, गुफ्तगू क्या हो रही थी? व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कितनी बातें पढ़ी थी हमने? 10 बातें पढ़ी थी, ठीक है ना, 10 बातें पढ़ी थी। पहली बात क्या थी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इस पर गुफ्तगू पिछले चैप्टर में हो गई थी। फिर दूसरी बात क्या थी? लीगल इंटेंशन, इस पर बात हो गई थी। तीसरी बात क्या थी? कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज। अब कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी के ऊपर 3 बातें। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, and who is incompetent to contract? Minor, unsound mind, disqualified by। अब इसकी तफसीलात आ रही है, ठीक है ना, इन 3 पॉइंट की तफसीलात आ रही हैं। एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर हो गया, माइनर की डिस्कशन हो गई। अब उस सेकंड पॉइंट की डिटेल आ रही है, वो जो मैं बार बार आपसे करता कि लॉ जो है वो एक एक बात को आहिस्ता आहिस्ता पर्त को खोलना शुरू करता है। पहले उसने आपको बताया कि भाई हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसने 3 पॉइंट उसमें आ रहे थे। अब उन 3 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आ गई कि माइनर में क्या एक्सेप्शंस क्रिएट हो रही हैं। अब उससे अगला पॉइंट क्या था? साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड, ठीक है ना, अब उसकी तफसीलात आ रही है। एग्रीमेंट बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, who is said to be sound mind. A person is said to be of sound mind at the time of contract if he is capable of understanding it and capable of forming a rational judgment regarding his। ये बात हम पहले से समझ चुके हैं कि जब लॉ 2-3 पॉइंट डिस्कस करने लगे तो सेकंड लास्ट पॉइंट से पहले अगर एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि फिर सारे पॉइंट एक ही वक्त में पूरे होने जरूरी हैं। इसका मतलब है किसी शख्स के लिए साउंड माइंड होने के लिए उसमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। लॉ की नजर में, मेडिकल की नजर में नहीं, लीगल नजर में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली बात तो यह समझने की है कि किसी शख्स को कोई बंदा साउंड माइंडेड है कि नहीं है, यह हमने कैसे देखना है, कब देखना है? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो पहले क्या था, बाद में क्या, इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता लॉ में नहीं है। जब मैं एक शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं? जब मैं ऑफर करवा रहा हूं, एक्सेप्टेंस हो रही है, वो वाली गुफ्तगू हो रही है, उस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम कि क्या उस बंदे में ये 2 क्वालिटीज मौजूद हैं। कौन कौन सी 2 क्वालिटीज? नंबर वन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि उसे यार समझ आए कि यार ये एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट रिगार्डिंग हिज इंटरेस्ट। का क्या मतलब है? उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी ना हो कि आप उसे कह रहे हो कि भाई ये घर 5 करोड़ रुपए का बेचना है, वो कहते नहीं नहीं मैंने 3 करोड़ का बेचना है। ये क्या लैक कर रहा है? वो क्या लैक कर रहा है? वो रैशनल जजमेंट नहीं कर पा रहा, उसे अपने इंटरेस्ट का नहीं पता चल रहा कि मैंने 5 करोड़ की बजाय 8 कहना है या 3 कहना है। इसका मतलब है ये शख्स साउंड माइंडेड नहीं है। साउंड माइंडेड हम किसे कह रहे हैं? एक ऐसा शख्स जिसके अंदर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा? ऑफर हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, वो सारी बातें हो रही है। पहली बात वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता हो। नंबर 2 अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सकता हो, यानी रैशनल डिसीजन ले सकता हो। तो वो बंदा कौन है? साउंड माइंडेड है। एंड हु इज अनसाउंड माइंड? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ, इफ ही इज
not capable of understanding it or not capable of forming a rational judgment regarding his, यहां क्या लगा है, इसमें से कोई एक बात भी आ गई तो वो बंदा अनसाउंड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये दोनों मौजूद नहीं होंगी, जब तक वो साउंड माइंडेड नहीं होगा। क्लियर हो गई बात जी? साउंड माइंड किसे कहते हैं, अनसाउंड माइंड किसे कहते हैं। इससे पहले हम पढ़कर आए हैं माइनर किसे कहते हैं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा जनाब, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। एक लफ्ज लॉ इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन या इसका दूसरा नाम है इडियट। स्पेसिफिक पर्सन और इडियट, ये किन लोगों को हम कह रहे हैं, परमानेंट इंसैनिटी विद नो इंटरवल ऑफ। एक ऐसा शख्स जो खुदा ना खास्ता किसी मेंटल डिजीज का शिकार है और वो परमानेंट शिकार है। ऐसा नहीं है कि कभी ठीक हो जाता है और कभी बीमारी आती है तो उसका दौरा पड़ता है तो फिर वो अपने सेंसेस लूज करता है, ऐसा नहीं, बल्कि परमानेंट इंसैनिटी में रहता है। ऐसे शख्स को लॉ क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। ठीक है ना? ये कौन लोग हैं, जो कभी भी साउंड माइंडेड नहीं होते हैं। लॉ इन्हें किसी भी वक्त साउंड माइंडेड ट्रीट, बल्कि ये क्या है, परमानेंटली अनसाउंड माइंडेड। दूसरी कैटेगरी आ गई, इनके लिए लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ल्यूनेटिक्स। मेंटल स्ट्रेन और डिजीज विद पॉसिबली सम इंटरवल ऑफ। किसी शख्स को बेचारे को कोई जहनी ऐसा मर्ज है कि जब वो तकलीफ हो जाती है तो 1 महीना 2 महीना वो अपने सेंसेस लूज कर देता है, रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन जब फिर वो डिजीज थोड़ी कम होती है तो फिर वो रीगेन कर लेता है, अपने सेंसेस रीगेन कर लेता है, फिर वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इस शख्स के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ल्यूनेटिक। फिर एक तीसरा लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो टेम्परेरीली उसके सेंसेस खराब हुए हैं, जैसे किसी ड्रग्स की वजह से, कोई ड्रिंक करने की वजह से टेम्परेरीली जो है ना वो इम्पोटेंसी क्रिएट हुई है माइंड की कि वो इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग्स हो सकती हैं, कुछ भी, वट एवर द रीजन। तो लॉ ने 3 हिस्सों में बांट लिया लोगों को। एक वो लोग जो परमानेंटली अनसाउंड माइंडेड, ठीक है ना, एक वो लोग जो परमानेंटली अनसाउंड माइंडेड, एक वो लोग जो कभी ठीक हो जाते हैं और कभी खुदा ना खास्ता डिजीज की वजह से अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, और तीसरे वो लोग जो टेम्परेरीली अनसाउंड माइंड हो जाते हैं किसी ड्रग्स की वजह से, वट एवर द रीजन इज। अब हमें इन तीनों को अलग अलग देखना है, इनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले आ गया ल्यूनेटिक पर्सन, अ पर्सन हु इज नॉट permanently of unsound mind, but during specific period he is of sound mind, is regarded as a, यानी ल्यूनेटिक एक ऐसा आदमी है जो कभी साउंड माइंडेड हो जाता है और कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो 2 टर्म्स और इस्तेमाल हो रही हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है ल्यूसिड इंटरवल और एक है इंसैनिटी इंटरवल। नाउ व्हाट इज ल्यूसिड इंटरवल? The period during which an insane person regain sanity, that is sufficient to regain the legal capacity to, यानी इसने क्या रीगेन कर लिया, वो दोनों बातें रीगेन कर ली। Now he can understand the contract and he can formulate a rational judgment। ऐसा शख्स जो ये दोनों क्वालिटीज किसी टाइम पे क्या कर ले, रीगेन कर ले, इसका मतलब है ये अब एक नॉर्मल इंसान हो गया। इसका मतलब यहीं से हमें समझ भी आ रहा है इसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। भाई उस वक्त उसे सारे सेंसेस भी थी, सब कुछ थे, ठीक होगी ना बात। इंसैनिटी इंटरवल, द पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस ऑफ सच अ सिवियर नेचर ड्यूरिंग विच अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश फैंटेसी फ्रॉम रियलिटी। यानी अब उसे बेचारे को ना समझ आए कि मेरा फायदा क्या है, या वो इस काबिल ना रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके पता
पता चले उसे, या वो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सके, रैशनल डिसीजन ले सके। जब ये वाले टाइम पे चला गया तो यहां लॉ क्या कह रहा है, द पर्सन लूजेज हिज लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जनाब, अब यही जो सारी बातें हैं इसको लॉ में वर्डिंग चेंज कर करके बदल के भी कैसे की जा सकती है, यानी ये आपको रिपीटिशन नजर आएगी, लेकिन वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ऐसे कि ताकि अगर एग्जामिनर एक लैंग्वेज यूज करे तो भी आपको समझ आ जाए, दूसरी करे तो भी समझ आ जाए, तीसरी करे तो भी समझ आ जाए। मसलन देखें, अब मोटी मोटी बातें, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ। एक आदमी जो कभी ठीक हो जाता है, कभी बेचारा डिजीज में आ जाता है, तो जब ठीक हो जाता है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब डिजीज में आ जाता है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब ये जेनेरिक गुफ्तगू होगी, कोई टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ। अब ये पहले वाली बात से भी यही बात हो रही थी। एन एग्रीमेंट विद अ स्पेसिफिक पर्सन इज, अब ये जरा टेक्निकल टर्म आ गई, एन एग्रीमेंट विद अ स्पेसिफिक, और एन एग्रीमेंट विद इडियट इज वॉइड, क्योंकि इडियट हम किसे कह रहे हैं, जो परमानेंट वो है। इफ अ ल्यूनेटिक एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। अब ये वही बातें, कभी मैंने टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और कभी बिल्कुल रॉ शक्ल में, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो पीछे हम समझ कर आए। इसका मतलब है हमें ये बात भी समझ आ गई। इन सारी बातों को अगर हम रिपीट कर ले, सबसे पहले तो हमने दो बेसिक डेफिनेशन देख ली, हु इज सेड टू बी साउंड माइंड एंड हु इज सेड टू बी अनसाउंड माइंड। फिर हमने साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड को तीन हिस्सों में बांट लिया, स्पेसिफिक पर्सन, ल्यूनेटिक एंड ड्रंकन पर्सन। फिर हमने इनके साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की बाकी टर्मिनोलॉजीज भी देख ली, और फिर उनके साथ हमने लीगल इसका क्या इंप्लीकेशन क्रिएट हुई ये बात भी हमें समझ आ गई है। फिर वही सिनेरियो उसी तरह लेकर, मिस्टर ए इज अ ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक किसे कहते हैं, कभी सेंसेनिटी रीगेन कर लेता है और कभी लूज कर देता है, कभी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कभी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मिस्टर बी इज साउंड माइंडेड पर्सन। अच्छा जी, मिस्टर बी ऑफर्ड टू मिस्टर ए ड्यूरिंग हिज insanity interval to purchase his house for ₹5 million. Mr. A agreed to sell and contract was signed. लेकिन कौन सा पीरियड चल रहा है, insanity का पीरियड चल रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस वाज, अब ये बात उसने काउंटर कर दी, फर्दर भी बता दिया आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए कि हाँ वो रैशनल डिसीजन लेने के काबिल नहीं था। 15 मिलियन की चीज को 5 मिलियन में उसने सेल कर दिया, बिकॉज वो तो अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या मेरे हक में बेहतर नहीं। When lucid interval of Mr. A start, he realized that lucid interval, concept interval, जब रीगेन कर लेते हैं, he realized that the contract was against his interest and he was thinking to sue Mr. अब अगर एग्जामिनर यहां रुककर सिनेरियो बनाए तो हम क्या जवाब देंगे? लेट्स अज्यूम, सब नहीं उसी तरह सोचे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले इशू, ठीक है ना, इशू क्या है? इशू क्या है कि एक किसके साथ, अनसाउंड माइंड शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की क्या लीगल हैसियत है और कौन से इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंसैनिटी इंटरवल, ठीक है ना। फिर हम रूल बताएंगे, फिर हम वही बातें जो पीछे पढ़कर आए यहां, और नतीजा क्या निकलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वॉइड हो गया, ठीक है ना। अगर ये बंदा यहां अदालत में चला जाए, इस स्टेज पर अदालत में चला जाए और जाके साबित, अब इसने साबित क्या करना है, इसने साबित ये करना है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त मैं सेंसेस में नहीं था। लेकिन अभी हमने एक बात पढ़नी है अभी आगे चल के कि साबित किसने करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि साबित मिस्टर ए ने करना है कि मिस्टर
बी ने करना। अभी ये वाली बात अगली स्लाइड में आ रही, लेकिन अगर ये यहां तक चला जाए और ये साबित कर दे अदालत में, तो अदालत क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगी। यही मकसद है ना इस सारे। लेकिन कहानी देखें क्या हुई। मीन टाइम गवर्नमेंट अनाउंस मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट and notice was received that rupees 2 million will be given as compensation against that। अभी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, अभी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मिस्टर ए। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, और मिस्टर ए को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आ गया, और अब मिस्टर ए कौन है, साउंड माइंडेड है, रीगेन होगी ना ऊपर। अब इसे एक नोटिस रिसीव हुआ कि भाई ये जगह खाली कर दे, गवर्नमेंट का यहाँ एक प्रोजेक्ट आ गया। ऐसे ही होता है ना, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो बाय डिफॉल्ट जगह तो सारी गवर्नमेंट की मलकियत है ना, तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन अपने रेट्स पर देती है, जरूरी नहीं होता कि वो मार्केट रेट पर ही दे रही हो। तो गवर्नमेंट ने कहा जी 2 मिलियन आपको मिलेंगे। तो उसने सबसे पहले क्या किया, नोटिस पढ़ने के फौरन बाद वुजू किया, जानमाज पे खड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरी हर काम में हिकमत होती है। अगरचे मैं उस वक्त अनसाउंड माइंडेड था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो तो बड़ा जबरदस्त हुआ, वो तो 5 मिलियन का हुआ। बात समझ आई। अब मिस्टर बी को ख्याल आया कि मर गए यार, ये तो अल्लाह का अजाब दुनिया में ही आ गया। मैंने तो एक अनसाउंड माइंडेड आदमी से 15 मिलियन की चीज 5 मिलियन में हत्याई थी, लेकिन अल्लाह की पकड़ तो मेरे ऊपर जल्दी आ गई है जरा। उसने कहा कोई बात नहीं, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं अदालत में जाके साबित करूंगा कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये अनसाउंड माइंड था। बात समझ आई है। अब लॉ कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं काका अब तुम फंस गए हो, तुम्हारी नहीं सुननी हमने, ये राइट मिस्टर ए के पास है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी नहीं अदालत में जाके कह सकता कि जनाब ये तो उस वक्त अनसाउंड माइंडेड था, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, ये ऑप्शन मिस्टर ए के पास अवेलेबल है, मिस्टर बी के पास अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो क्रिएट हो गया कि माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था, माइनर की फेवर में वॉइड एब इनिशियो नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में से माइनर की कोई भलाई निकल रही थी तो अदालत कहती हाँ हाँ आ जाए माइनर आ जाए अदालत में, हम इसकी मदद करते हैं, क्योंकि इन सारे प्रोविजंस का मकसद इन लोगों को पैम्पर करना है, इनके हकूक की हिफाजत करना है। और अगर इनके साथ कोई चालाकी खेल रहा हो और उसे अल्लाह का अज़ाब दुनिया में ही आ गया हो तो कोई हरज नहीं है। वो कहता नहीं नहीं जनाब, अब मिस्टर बी की ये बात नहीं सुनी जा सकती। आज समझ आ गई। कैन मिस्टर बी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ल्यूनेटिक पर्सन? तो नो आंसर आ गया। कैन मिस्टर ए एनफोर्स मिस्टर बी टू परचेज द प्रॉपर्टी फॉर ₹5 मिलियन? यस, मिस्टर ए अदालत जा सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इसका हुआ मेरा, अब ये पैसे नहीं दे रहा मुझे। कहानी समझ आ गई। तो आपने सबसे पहले तो अपने अंदर ना ये करेज पैदा करनी है कि सिनेरियो बेस्ड सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। हम सारा सवाल, सारा टॉपिक आपको सिनेरियो बेस्ड समझा रहे हैं। अब देखिए, हम तो टॉपिक को ही सिनेरियो से लेके चल रहे हैं ना, हम तो टॉपिक पढ़ते ही नहीं सिनेरियो के बगैर। ये फ्लो चार्ट्स बनने का क्या मतलब है? एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये। हम तो टॉपिक को रीड ही सिनेरियो बेस्ड कर रहे हैं। इसलिए आप बच्चों को बिल्कुल भी कहीं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बल्कि लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी अब आपने करनी है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट। ये लॉ की एक लाइन समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी बात यहां लिखी है, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाएं जिसमें किसी अनसाउंड माइंड का भला हो रहा है, वो कैसे जाहिर एक्सेप्शनली ऐसे हो सकता है, तो वो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया एक्सेप्शनल, ताकि आपको समझ आए कि अच्छा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर ऐसे हो गया तो यस, लॉ जो है वो अनसाउंड माइंड के साथ खड़ा है, उसकी फेवर कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब वो वाली बात है, साबित किसने करना। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? इल्जाम साबित किसने करना। जैसे हमारे मुल्क में ये लॉ है ना, नैब ऑर्डिनेंस।
नैब ऑर्डिनेंस ना जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, तो जनरल मुशर्रफ ने नैब ऑर्डिनेंस, नैब का लॉ लॉन्च किया। इसका मकसद, इसकी इंटेंशन मेलाफाइडी उस वक्त एक ही थी कि सियासतदानों को जलील करना। लेकिन सियासतदान माशाल्लाह पैदा ही जलील होने के लिए हमारे मुल्क के, इन्हें समझ आती नहीं जल्दी सी बात। तो खैर मुशर्रफ ने ऐसा कानून बनाया कि उसके अंदर जिस मर्जी शरीफ आदमी की जितनी मर्जी जब इज्जत उछालनी है उछाल दें। कैसे? बर्डन ऑफ प्रूफ। किसी भी शरीफ आदमी को कहें इसने 20 अरब रुपए की करप्शन की है, तो जरा आम कॉमन सेंस से सोचें। एक महकमा एक इल्जाम लगा रहा है कि जनाब इसने 20 अरब रुपए की करप्शन की है, तो क्या होना चाहिए? महकमा साबित करे। लेकिन इस्लाम में लिखा हुआ है नहीं, ये बंदा साबित करे कि इसने नहीं किया। वो बेचारा बंदा तो हो गया जलील, उसे उठा भी लो, उसकी जमानत भी ना होने दो, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर, क्योंकि मकसद ही यही था इस कानून को लाने का। उस वक्त फौजियों ने ये कानून बनाया और इसका मकसद ही यही था। लेकिन होना क्या चाहिए था? जैसे ही सियासतदानों की हुकूमत आती, वो आते ही इस कानून को क्या करते? खत्म कर देते या ठीक कर देते। लेकिन सियासतदानों ने सोचा, जब कोई भी शख्स इक़्तिदार में आता है ना, कोई भी आ जाए, वो सोचता नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर अब बुरा वक्त कभी नहीं आना, मैं तो हुक्मरान हो गया हूं ना। अच्छा ये कानून, हाँ ये तो मैं अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। वाह 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 वाह, बड़ी मजे की बात है। मुशर्रफ साहब की हुकूमत चली गई, जरदारी की साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने ख़त्म नहीं किया। बाद में नून लीग की हुकूमत आ गई, उन्होंने ख़त्म नहीं किया। फिर खान साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने ख़त्म नहीं किया। लेकिन अल्लाह की लाठी ऐसी बेआवाज़ है कि सारे फंसे हैं बारी बारी इसके अंदर। नवाज शरीफ भी फंसा, जरदारी भी फंसा, आजकल मोहतरम इमरान खान भी फंसे। लेकिन समझ किसी को नहीं आनी कि ये सारे सोचे कि हम इकट्ठे हों, हम निज़ाम को ठीक करें, हम एक दूसरे को कुफारे मक्का समझना बंद करें और हम इकट्ठे बैठें और हमने मसलों का हल निकालना है। हाँ, नज़रिया अपना अपना हो सकता है, सियासत अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन नहीं। खान साहब उस वक्त कहते थे मैं जेल से एसी उतरवा दूंगा, फलां कर दूंगा, दिमाग कर दूंगा। उस वक्त नून लीग को तकलीफ हो रही थी। आज वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, तो ये सोच रहे हैं नहीं अब हमने कभी अंदर जाना ही नहीं, हालांकि इन्होंने फिर जाना है, इन्होंने फिर जाना है। लेकिन निज़ाम को ठीक नहीं करना हमारे में से किसी बंदे ने। हमारी सबसे बड़ी मतलब जो बदकिस्मती हमारे मुल्क के निज़ाम की ना, वो यही है कि जो निज़ाम में ख़राबियाँ मौजूद हैं उसको कोई ठीक नहीं करता। क्योंकि जब इक़्तिदार में आता है, उन ख़राबियों से आप अपने मुखालिफिन को ज़रा टाइट कर सकते हैं ना। तो कहते यार अब हम ठीक कर दें, अब तो हमारा वक्त है, अब तो हमने बदले लेने। मतलब वो ये भूल जाते हैं कि यार हम फंसे हुए थे इसी तरह ही। नैब में हमारी वो नहीं हो रही थी, जमानतें नहीं हो रही थी, फलां नहीं हो रहा था। ये खाकान अब्बासी को 6 महीने तक उन्होंने नैब में उठा के रखा, 1% की उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब नहीं ये सोच रहे, वो कह रहे नहीं अब हमने रखना है। दैट इज द प्रॉब्लम। खैर है नहीं हो। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब साबित किसने करना है। जब इल्जाम लगा तो वो कहता है इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ, एक ऐसा शख्स जो आम तौर पर साउंड माइंडेड होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द, तो कहते कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, अगर तो ये आदमी आम तौर पर सही रहता है, तो जो बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्वेश्चन करना चाहता है ना, वो साबित करेगा कि दूसरा बंदा अनसाउंड माइंड था। ठीक होगी बात। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु क्वेश्चन। मसलन पुराने वाले सिनेरियो में चले जाएं वापस। गवर्नमेंट ने अभी प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया, ये बंदा चाहता है कि मैं क्वेश्चन करूं कि भाई ये उस वक्त तो मैं साउंड माइंडेड नहीं था। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाले सिनेरियो में यहां खड़े हैं अभी। अब हु वांट टू क्वेश्चन द कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर ए हैव टू प्रूव कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैं उस वक्त सेंसेस में नहीं था। कब? अगर मिस्टर ए ज्यादातर ठीक रहता है तब ऐसा होगा। इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड। लेकिन अगर एक दूसरा शख्स है, इफ द पर्सन इज यूजुअली ऑफ
ज्यादातर साल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक शख्स बीमार है, वो अनसाउंड माइंडेड रहता है, कभी कभार ठीक हो जाता है। अब लॉ क्या कह रहा है? Burden of proof that he was of sound mind at the time of making the contract lies on the person who want to enforce the contract. वापस चले अपने स्टाइल पर, यहां खड़े हैं, ये वाली बात नहीं, यहां खड़े हैं। अगर तो मिस्टर ए यूजुअली ऑफ साउंड माइंड है, ठीक है ना, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड है, और ये कहता है कि यार जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त मैं डिजीज में था, एंड मिस्टर ए वांट टू क्वेश्चन द कॉन्ट्रैक्ट, तो मिस्टर ए ने साबित करना है कि ये क्या था उस वक्त, अनसाउंड माइंड था। लेकिन अगर मिस्टर ए ज्यादातर अनसाउंड माइंडेड है, अब जाहिर है इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सारा कुछ आ जाएगा ना, वो तो जब ये मामला अदालत में चल रहा होगा तो वहां से साबित हो गया कि ज्यादातर साउंड माइंडेड है या ज्यादातर। अब मिस्टर ए ही कह रहा है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं हुआ, उस वक्त मैं अनसाउंड माइंड था, लेकिन मिस्टर ए ने नहीं साबित करना कि मैं उस वक्त अनसाउंड माइंड था, बल्कि मिस्टर बी ने साबित करना है कि नहीं नहीं, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त ये साउंड माइंडेड था। बर्डन ऑफ प्रूफ। पढ़ें जरा दोनों बातें, देखें आप रैशनल डिसीजन ले सकते हैं या कि आप भी अनसाउंड माइंडेड हो गए, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल डिसीजन है कि नहीं है। पढ़े दोनों को, शाबाश। इसका मतलब है एक हम जहन में ये बात भी रखें कि कभी एग्जामिनर एक सिनेरियो बनाकर सारा और फिर कहेगा बताएं किसने साबित करना है, फिर ये वाली मदद करेगी स्लाइड में। फिर हमने फौरन देखना है किस बेस पर देखना है, यूजुअली साउंड माइंड और यूजुअली अनसाउंड माइंड। अब इसके पीछे रैशनल भी है। अच्छा, जरूरी नहीं है लॉ का हर रैशनल हमें समझ भी आए, बाद दफा कोई बात होगी हम कहेंगे यार भाई ये ऐसा क्यों है, कहेंगे यार ऐसा लिखा हुआ है ना इसलिए ऐसा है, लेकिन यार इसमें एक रैशनल नजर भी आ रहा है, लॉजिक नजर आ रही। क्या? एक शख्स जो बेचारा ज्यादातर अनसाउंड माइंड है, जब अदालत में मुकदमा जाएगा उस वक्त वो अनसाउंड माइंड हो, वो बेचारा कैसे साबित करे? इसीलिए लॉ क्या कह रहा है कि नहीं, दूसरा बंदा साबित करे, क्योंकि ये तो ज्यादातर अनसाउंड माइंडेड रहता है ना, दूसरा बंदा आकर डॉक्यूमेंट्री तरीके से या जैसे भी अदालत मुतमईन हो साबित करे कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त इसकी पोजीशन ये नहीं थी, बल्कि इसमें वो दो क्वालिटीज मौजूद थी। कौन सी? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, ठीक है ना, ये दूसरा बंदा साबित करे। लेकिन अगर ये बंदा ज्यादातर ठीक रहता है तो फिर इसने साबित करना है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त मेरे अंदर ये दो क्वालिटीज मौजूद नहीं थी। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, ये यहां छोटी छोटी एग्जांपल्स अब आ रही हैं, मैंने काफी सारी एग्जांपल्स आपको पहले प्रोवाइड कर दी हैं। डेफिनेशन निकालें जरा, चलें पीछे, स्लाइड्स ओपन करें। Who is unsound, नहीं, who is incompetent to contract, डेफिनेशन थी ना हमारे पास, who is incompetent to contract। competencies of the parties के ऊपर बात हो रही थी, competencies of party के ऊपर बात हो रही थी, और ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट नंबर 3 था ये हमारा, ठीक है ना। वहां एक डेफिनेशन आ गई थी हमारे पास। क्या डेफिनेशन आ गई थी जनाब? क्या डेफिनेशन आ गई थी जनाब? हमारे पास डेफिनेशन आई थी, द पर्सन मस्ट बी एज ऑफ मेजॉरिटी, बी ऑफ एंड तीनों,
एक ही वक्त, नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बाय एनी लॉ फॉर विच ही इज। माइनर के ऊपर डिस्कशन हो गई, अनसाउंड माइंड के ऊपर डिस्कशन हो गई। अब इस वाले पॉइंट की डिस्कशन आ रही है, यहां से वो वाली बात समझें, बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ ग्रेजुअली चीजें आपको समझाना शुरू करता है। अब आ गया एग्रीमेंट विद द पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। कह रहा है यार ये चार लोग जो है ना, ये मेजर भी हैं, साउंड माइंड भी हैं, लेकिन फिर भी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेजर भी हैं, उनमें सबसे पहले क्या आ गया, एलियन एनिमी। नंबर 2 फॉरेन एम्बेसिडर और इस तरह के लोग, अभी मैं समझाता हूं सारी बात। तीसरी बात कॉन्विक्ट्स, और चौथी बात इंसॉल्वेंट। ये सारे लोग मेजर हैं, साउंड माइंड भी हैं, लेकिन किसी रीजन से, अभी रीजन हमें समझ आ जाएगी जैसे ही वन बाई वन हम समझेंगे इस बात को, लॉ ने इन्हें फॉर द टाइम बीइंग क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला लफ्ज आ रहा है एलियन एनिमी। पहली बात है, एलियन और एलियन एनिमी कौन होते हैं लॉ की नजर में? आमतौर पर तो हम एलियन किसे कहते हैं? जो हमारी इस दुनिया के बंदे ना हो, जो हमारे गोले की मखलूक ना हो, उसे हम एलियन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लॉ ऐसे नहीं कहता। लॉ पता किसे एलियन कह रहा है? लॉ जिस कंट्री में हम खड़े हो ना, उस कंट्री के अलावा बाकी सारी नेशनैलिटी को एलियन कहता है। यानी हम पाकिस्तानी है ना, तो अदर देन पाकिस्तानी ऑल पीपल्स आर एलियन लॉ की नजर में। सारे इंडियन, सारे अफगानिस्तान वाले, सारे अमेरिका वाले, तो डबल एलियन, ठीक है ना। तो ये सब एलियन, लॉ की नजर में सब एलियन। क्या एलियन से एग्रीमेंट हो सकता है? हो सकता है। एलियन का जिक्र नहीं हो रहा, एलियन एनिमी का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है खाली एलियन इज समथिंग एल्स एंड एलियन एनिमी इज समथिंग एल्स। या आप ऐसे कह रहे एलियन फ्रेंड, अगरचे लॉ ने लफ्ज फ्रेंड नहीं लिखा, एनिमी लिखा। हु इज एलियन एनिमी? ऐसा मुल्क जिसके साथ ऑफिशियली हमारी वॉर डिक्लेयर हो जाए। और देखते हैं ना 65 की जंग में वो कलमा पड़ा और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जनाब हम जंग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई दो मुल्कों के दरमियान अगर ऑफिशियली जंग डिक्लेयर हो जाए, वो वाली जंग नहीं जो कभी कभी उधर से बंदा आ जाता है, मुझे चाय चुए पिला के फिर वापस भेज देता है, वो वाली जंग नहीं। ऑफिशियली जंग डिक्लेयर, जब जंग डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो ऑल इंडियंस बिकम एलियन एनिमी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर इन दो नेशंस को लॉ क्या कह रहा है? एलियन एनिमी। इस दरमियान में आप इंडियन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, हालांकि आप मेजर भी हैं, साउंड माइंड भी हैं, लेकिन टेम्परेरीली लॉ ने आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को क्या कर दिया है? डिस्क्वालीफाई कर दिया। एन एलियन एनिमी इज अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री इन वॉर विद पाकिस्तान। इसका मतलब 3 कंडीशन बन गई। वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम तो सारा टॉपिक पढ़ते ही सिनेरियो बेस है। नंबर 1, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फ्रेंडशिप पीस he can enter into a contract and be sued during। अगर आम हालात हैं तो आप किसी इंडियन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडियन आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा तो एक दूसरे को सू कर सकते हैं, अदालतें काम कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, सारे बिजनेसेस ऐसे ही हो रहे हैं ना। लेकिन कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीस। इसका मतलब है इस वक्त ये एलियन है, एलियन एनिमी नहीं है। लेकिन अगर जंग हो जाए, if the war is declared, then an alien enemy cannot neither enter into a contract nor be sued during the period of। ना तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा सकता है, और ना अगर कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था तो उसको हम कहें जी हम तो अदालत में जा रहे हैं। अदालत में कहां जा रहे हैं आप? दो मुल्कों की तो जंग हो रही है।
जो पहले से एग्रीमेंट हुए थे उनके भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उनकी भी कोई फिलहाल अदालत में नहीं जा सकते, और नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, वो करने लगे, अभी बीच में मैंने एक जगह रखी हुई, टेंशन नहीं ले। अब आ गया जी वार के बाद क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इस दौर के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आर आइदर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे, अब कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखेंगे। अगर तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे कि जो किसी टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट थे, कोई किसी डेट पर होने थे, उन्हीं तारीखों में हमारी जंग हो गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, खत्म हो गया। या कोई पेरिशेबल चीजों के कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे हम खाने पीने की चीजें, प्याज, टमाटर, आलू, ये इंडिया से मंगवा लेते हैं ना जब हम आपस में ट्रेड कर रहे हो, तो अब ये सारी पेरिशेबल चीजें हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि जो टाइम बाउंड नहीं है, बल्कि हम कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग करते हैं आपस में, कुछ काम करते हैं आपस में, तो कोई बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। जब जंग खत्म हो जाएगी फिर शुरू कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई टाइम लैग नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन, जाहिर है जंग कोई सदियों थोड़े लगेगी, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन जंग लड़ेगी, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। जब जंग खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा शुरू कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही ऐसी थी कि वो किसी टाइम फ्रेम पर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसी दरमियान में जंग हो गई, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए। किसी को नुकसान हो गया, कहते हो गया बस, कोई बात नहीं, अब इसका तो कोई हल नहीं। क्लियर हो गई बात। एलियन एनिमीज कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा जी, फिर एक और स्टेटस को समझें। ये जो फॉरेन एम्बेसिडर्स वगैरह लोग होते हैं ना, असल में जब कोई दूसरे मुल्क का शहरी आपके मुल्क में आता है या आप किसी और मुल्क में जाते हैं, तो आपके दो में से कोई एक स्टेटस होता है। एक मसलन मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं दुबई चला जाऊं, सऊदी अरब चला जाऊं, दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, तो मेरे पास क्या होगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, ग्रीन पासपोर्ट होगा, जाहिर है मेरे पास कोई वैलिड वीज़ा होगा, मैं इसकी बुनियाद पर किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा। नहीं, कुछ लोग हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, दैट इज सेपरेट कैटेगरी ऑफ पासपोर्ट, कि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कहलाएंगे। इसमें कौन लोग आएंगे, आमतौर पर आपके एम्बेसडर और एम्बेसी में काम करने वाला जो अमला होगा ना, जो पाकिस्तान से वहां गया होगा, इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, ठीक है ना। इन लोगों के ऊपर जिस कंट्री में ये जाते हैं उस कंट्री का उसूल नहीं लगता। ये दुनिया ने एक जिनेवा मुआहदा उसे हम कहते हैं, उसके तहत ये एक दुनिया ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि भाई जो पाकिस्तान के सफ़ीर अगर किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं ना, तो उस मुल्क के कवानीन उस पर अप्लाई नहीं होंगे। यहां तक तो ठीक लग रहा है आपको। अब इसका दूसरा हिस्सा सुने, जो दुनिया के सफ़ीर हमारे मुल्क में रह रहे होंगे उनके ऊपर हमारे कवानीन अप्लाई नहीं होंगे। अब आप तो शायद आपको याद नहीं होगा, ये एक वाकया हो गया 2007-8 के आसपास शायद ना, एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ, रेमंड डेविस, आपने शायद नाम कभी सुन रखा हो, लेकिन आप उस वक्त छोटे थे, आपको वो याद नहीं होगी। जरदारी साहब की हुकूमत थी और ये शाह महमूद कुरैशी पीपल पार्टी में होते थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे। लाहौर में एक वाकया हुआ, एक गाड़ी के अंदर यूएस के एम्बेसी का एक बंदा जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, वो आ रहा था, तो कुछ ऐसे ही जैसे पता नहीं एक गलत फहमी हो गई, उसे लगा कि बाइक पर कुछ लोग उसे चेस कर रहे हैं, उसने गाड़ी में से गन निकाली और उन्हें शूट कर दिया, और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसकी वीडियो बन गई। अब एक और मौके पर लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पुलिस आ गई, थाने में ले गई। अब रेमंड डेविस साहब थाने में चले गए हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं कि एक पाकिस्तानी का मर्डर कर दिया।
अब हम जज्बाती कौन हैं? अब सारा मुल्क जनाब एक मुसीबत में पड़ गया, कोई जनाब कत्ल कर दिया हमारे शहरी को, अब इस पर कौन सा उसूल लगाए? उसूल तो लगता नहीं। अवाम को कैसे समझाएं? सारे तो बीला पढ़ के नहीं आ रहे। अब जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, मुसीबत पड़ गई, पूरे मुल्क में मुसीबत पड़ गई। और हालात और वाक़यात से फ़ायदा उठाने वाले जो लोग होते हैं, जो लोगों को जज्बाती कार्ड खेलने के आदी होते हैं, उनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब थे। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से कि नहीं नहीं जनाब इसको फांसी लगाएं। नहीं, कानून मौजूद है, पूरी दुनिया में कानून मौजूद है। ये तो पुरानी बात मैंने बता दी। अभी 2 साल पहले इस्लामाबाद में एक गाड़ी के नीचे आकर, एक एम्बेसडर की गाड़ी के नीचे आकर पाकिस्तानी मर गया था। अभी कोई 2 साल पुरानी बात है। एम्बेसडर साहब ने शराब पी हुई थी, वो गाड़ी ऐसे चला रहे थे, बंदा नीचे आया, बंदा गाड़ी हिट हुई, वो बंदा मर गया। द प्रॉब्लम वॉज सेम। उसके ऊपर आप इस मुल्क में मुकदमा नहीं चला सकते। और पीछे चले, अभी नहीं, अभी तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, आपको बुरा लग रहा है, वो हो यार ये तो हमारे बंदा मार दिया। नहीं नहीं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। एक पाकिस्तानी सफीर अमेरिका में गए, उन्होंने वहां शादी कर ली, जाके एक अमेरिकन लड़की के साथ शादी कर ली। अब उनका कोई आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तो वो बेवकूफ़ आदमी अमेरिका में भी पाकिस्तानी मर्द बन गया। कोई वो डोमेस्टिक वायलेंस हो गई उससे, खातून ने उठा के मुकदमा कर दिया। सफीर साहब हमारे जेल में, लेकिन अमेरिका को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कवानीन नहीं लग सकते थे। तो इट्स अ ड्यूल प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये कानून यहाँ, अब इसकी हल्की सी एक झलक हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नजर आ रही है, बिकॉज ये लोग भी, इनके ऊपर भी कंट्री का रूल नहीं लगना। अच्छा जनाब, कैसे जी? लॉ ने लिखा कैसे? सच पर्सन, कौन से वाले? वही जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। सच पर्सन हैव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने, ये जो इज्जत माब मोहतरम जरदारी साहब आजकल जो प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने आते ही प्रेसिडेंट बनने के फौरन बाद नैब में एक लेटर भेजा, क्या कि अब मुझे इम्यूनिटी हासिल है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि जैसे ही कोई शख्स प्रेसिडेंट के ओहदे पे आ जाए, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो इसे कहते हैं इम्यून होना, इम्यूनिटी हासिल हो गई है, ठीक है ना। तो आजकल मोहतरम जरदारी साहब को इम्यूनिटी हासिल है। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को भी इम्यूनिटी हासिल है, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दी, उनमें से कोई जज्बाती आदमी हो और वो कहे नहीं नहीं चलाओ मुकदमा, मुझे इम्यूनिटी नहीं लेनी, मैं हाजिर हूं। जैसे वो नवाज शरीफ ने नहीं कहा था, ये हैं वो जराए, याद है वो तकरीर आपको, पनामा वाली। और इन्होंने, हालांकि जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच की जाती है ना, बाद दफ़ा जो वकील होते हैं ना, वो आपको गलत गाइड कर देते हैं, जज्बाती कर देते हैं। जो एक और इम्यूनिटी हासिल है, जो फ्लोर ऑफ द हाउस कोई भी MP MNA प्राइम मिनिस्टर स्पीच करे ना, उसके ऊपर कोई मुआखजा नहीं हो सकता। जब ये पनामा का केस चला तो नवाज शरीफ ने एक तकरीर की असम्बली के अंदर, उस वक्त वजीर आजम था, तो इसने कहा नहीं जनाब ये सारा झूठ का पलंदा है और ये हैं वो जराए जहां से हमने काम किया, फुला दिमाग उर्लम पुरलम, और आप मुकदमा चलाएं, मैं अपनी इम्यूनिटी को अवेल नहीं करता, अब चलाएं मुकदमा मेरे ऊपर, आप बैल मुझे मार। फिर काम खराब हो गया, क्योंकि अदालतें ये वो उर्लम पुरलम, ये तो आपको पता है हमारे मुल्क में तो कई जगहों से मैनेज होती हैं चीज़ें, वो जो हवा चल रही हो, फैसले तो वैसे आते हैं, आइन और कानून के तहत, खाली थोड़े आते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी एम्बेसडर का दिमाग खराब हो और वो सबमिट करे टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो फिर तो आप मुकदमा चला सकते हैं। मतलब रेमंड डेविस कहता कि नहीं जनाब आप चलाए मुकदमा, मैंने बंदा मारा ही नहीं है, तो फिर मुकदमा चल सकता था। या वो इस्लामाबाद वाला सफीर कहे कि नहीं नहीं मेरी गाड़ी के नीचे नहीं है बंदा, आप चलाएं मुकदमा, करें साबित, फिर मुकदमा चल सकता है। लेकिन अगर वो जाके अदालत में कहे जनाब मैं डिप्लोमेटिक पर्सन हूं, मेरे ऊपर आपके मुल्क का लॉ ही नहीं लगता, तो बस मुकदमा यहीं खत्म हो गया, ठीक है जी। अपनी का लगेगा ना यार, अपनी का तो पता क्या होता है जब नहीं होता क्या है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, जब आप किसी मुजरिम को उसकी कंट्री के हवाले करते हैं ना,
बस खत्म हो गई कहानी। तो कहता छोड़ो यार, अपने बंदे को हम क्यों सलाह दें, या तो आप बहुत बड़े तकड़ी कोई कंट्री हो, कोई फुला हो, कोई दिमाग हो। जब कोई बंदा, मतलब ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का केस कोई हो और वो कहे नहीं 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 यार, जैसे ये जजेस ने नहीं किया, अब ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जानी होती है, जैसे जजेस ने नहीं किया हुआ कि जनाब जजेस की करप्शन पकड़ी जाए तो क्या कहते हैं, कहते नहीं नहीं हमारा मामला ना ऐसे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देते हैं। और वहाँ उसूल क्या रखा हुआ है इन्होंने, कोई जज सारी करप्शन करता रहे, अरबों खरबों रुपया की करप्शन करे, जब उसके ऊपर केस बने तो कहे यार मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो वह केस खत्म हो गया, सारी करप्शन आपकी हो गई, जाएगा जाए आराम से घर मौज करें। तो पेटी भाई तो ऐसे ही करेगा ना, तो जब उस मुल्क में जाएगा तो वो तो ऐसे करेगा, तो फिर आपको ऐसे, आपको तसल्ली के लिए हमने किया फलां दिमाग पर, खत्म बात, उस खत्म होगी बात। तो ये बस, लेकिन ये एक जनेवा मुआहदा है, सारी दुनिया का एक कवानीन है, पुराने कवानीन है और ऐसे ही हैं। लेकिन अच्छा उसके इसमें भी, क्योंकि आपको पता है इन सबको शेल्टर दिया हुआ है। अच्छा आपने एक एम्बेसडर को ना घर दिया किराए पे और पैसे ले लिए हैं, और आपने भी बीला थोड़ा सा ना कहीं से ऐसे यूट्यूब वाले लेक्चर ले रखे थे आधे पीछे थे, ठीक है, आपने कहा यार ये मसला ही कोई नहीं, इनके ये तो इनके खिलाफ तो मुकदमा ही नहीं हो सकता। नहीं नहीं, पूरी बात पढ़े, दे हैव राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। दे हैव अ राइट टू सू अदर। इसलिए पूरी बात सुन लेना कोई काम करने से पहले, उनके पास इख्तियार है, वो आपके खिलाफ जा सकते हैं, आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, बिकॉज जैसे ही आप अदालत में जाएंगे उनके पास ये ऑप्शन है, ओके जनाब मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, मेरे ऊपर आपके मुल्क का उसूल नहीं। कल आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे।